रोटेशन की ईएलपी मॉड्यूल डन। फ्लूइड की ईएलपी कहां तक हुई थी? 2 हो गई। चलिए ईएलपी 3 निकाल लो तुरंत। 3 भी हो गई। और ईएलपी 4 में कुछ दिया था, उनमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। ईएलपी 3 तक हमारी हो चुकी है, रोटेशन बाकी सब कंप्लीट है। मॉड्यूल फ्लूइड का बाकी देख लेंगे, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, सारे मिला के 20-22 सवाल है अभी तक। और ईएलपी 4 में क्वेश्चन 5वां पूछना चाह रहे हो, देखा ना एक बार। ईएलपी 4 क्वेश्चन 5, और इस क्वेश्चन 5 में क्या कहा गया है कि एक क्षैतिज पाइप है। इस क्षैतिज पाइप में दो बिंदु भी कौन कौन से, एक नाम दे देता हूं ए और एक नाम दे देता हूं बी, जिनके बीच की दूरी यहां पर 1 मीटर है। इनके मध्य, इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो दाबांतर है वो कितना है? 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इन बिंदुओं पर अपने को बताना है कि प्रति इकाई द्रव्यमान में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। गौर से समझिएगा इस बात को, हमने क्या कहा। मैंने ये बात निश्चित तौर पर आपको बताई होगी कि यहां से यहां जाने पर, बी तक जाने पर दाब क्या होता है, नजर आ रहा है? कम। कितना? 8। हाँ कि ना? और अगर दाब कम हो रहा है तो हमने क्या बात कही थी कि दाब का किया गया कार्य धनात्मक होगा, P1 माइनस P2 इंटू ए इंटू डी। दाब का कार्य धनात्मक होगा, यानी दाब द्वारा जो किया गया कार्य है वही कार्य अब किस में जाएगा? गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा में। और हम जानते हैं कि क्षैतिज तल है, ए और बी समान तल पर है, तो स्थितिज ऊर्जा में नहीं जा रहा है। तो यही दाब द्वारा किया गया कार्य किस में जाएगा? गतिज ऊर्जा। और दाब जो कार्य करता है प्रति एकांक आयतन, जो दाब कार्य करता है उसे हम किससे लिखते हैं? पी। और प्रति एकांक आयतन जो यहां पर अपने को गतिज ऊर्जा मिलती है उसको अपन किससे लिखते हैं? हाफ रॉ वी स्क्वायर से। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि दाब द्वारा, यानी दाब में परिवर्तन डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, इधर क्या लिख सकता हूं? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा के प्रति एकांक आयतन। और हमें यही बताना है, हमें ये नहीं बताना, सॉरी, हमें प्रति गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्रति एकांक द्रव्यमान बताना है। तो इस आयतन को द्रव्यमान बनाने के लिए रॉ से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, और यही चीज क्या बन जाएगी? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्रति एकांक द्रव्यमान। और इस रॉ को किधर ले जाऊं? उधर। तो डेल्टा पी बटे रॉ, मुझे यही बताना है। और डेल्टा पी कितना है बेटा? 8। रॉ कितना है? 800। 1/100, ये आंसर आ जाए। ये तो हो गया हमारा एक तरीका जो मैंने थियोरेटिकली समझाया था। मैं आपको ले आता हूं कि आपको लगता है कि नहीं सर इतना सब कुछ हम नहीं समझ पाएंगे या इतना सब कुछ याद नहीं रख पाएंगे, तो हम वापस से एक सिंपल तौर पर लिखी गई बर्नौली पर आ जाते हैं। और बर्नौली क्या कहती है? यही तो कहती है बेटा बर्नौली। तल समान है तो एच वाला पार्ट नहीं लिख रहा हूं बेटा मैं, है ना? यहां पर लिख दिया मैंने P2 प्लस हाफ रॉ V2। अंततः बात वही करने वाला हूं मैं। तो मैं यहां पर देखता हूं कि P1 से P2 तक आने पर दाब 8 कम हो रहा है, तो P1 माइनस P2 इधर लिख दिया। और यहां पर ये क्या लिख दिया मैंने? हाफ रॉ V2 स्क्वायर माइनस हाफ रॉ V1 स्क्वायर। यही क्या है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्रति एकांक आयतन। यही चीज 8 पास्कल है। बात वापस से वही करनी पड़ेगी, हमें रॉ से दोनों तरफ भाग देना पड़ेगा, और यही चीज क्या बन जाएगी?
गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्रति एकांक द्रव्यमान। सेम वही चीज वापस से यहां पर आ जाएगी और ये वही सेम 1/। ठीक। इसका तीसरा तरीका, हमने ये भी कहा था कि प्रति एकांक भार भी ऊर्जाएं हमने लिखी थी ना। प्रति एकांक भार, गतिज ऊर्जा को क्या लिखा था? प्रति एकांक भार। स्थितिज ऊर्जा को और दाब ऊर्जा को लिखा था कि नहीं लिखा था? तो जब मैं यहां प्रथम बिंदु पर लिख रहा हूं तो V1 H1 और T1। जब दूसरे बिंदु पर लिखूंगा तो V2 H2 और P2। मुझे पता है H क्या है। मैं यहां पर क्या लिखता हूं, इसको इधर ले लेता हूं तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 बटे बराबर V2 स्क्वायर बटे 2G माइनस V1 स्क्वायर बटे, ये क्या है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्रति एकांक भार। यानी इसी को मैं क्या लिखूंगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्रति एकांक भार। भार मतलब mg। और यहां क्या आ गया? डेल्टा पी बटे जी से ये क्या बचा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्रति एकांक, जिसका मान डेल्टा पी बाय रॉ। डेल्टा पी बाय रॉ किसी भी तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहां से ईएलपी से। और क्लास में हमने जो आखिरी में बात की थी वो थी हमारी वेंचुरी मीटर। ठीक है, और वेंचुरी मीटर में हमने क्या सीख लिया था? वेंचुरी मीटर में हमने जो बातें सीखी थी उनमें सीखा था कि जब दो बिंदुओं, एक वाइड क्रॉस सेक्शनल एरिया, चौड़ा क्रॉस सेक्शन, एक सकड़ा क्रॉस सेक्शन। चौड़े क्रॉस सेक्शन वाले को हमने जाना था किस नाम से? ए से। और सकड़े क्रॉस सेक्शन को बी से। और ए और बी जो दो बिंदु थे, उन ए और बी बिंदुओं पर वेग V1 और V2 थे। ए पर वेग V1, बी पर वेग, ए पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1, बी पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A2। और दोनों चीजों को, दोनों वेगों को V1 V2 को पता करने के लिए मेरे पास दो समीकरणें होती है। पहली सांतत्य समीकरण A1 V1 बराबर, और दूसरी बर्नौली समीकरण। और मजे की बात वहां पर क्या रहा करती थी कि जब हम इस प्रकार से वेंचुरी मीटर बनाते हैं, यहां पाइप कनेक्टेड होता है। इस पाइप का यहां से ऊपर का तल x1, इस पाइप का यहां से तल x2, और दोनों के मध्य का तलांतर h। तो हम क्या लिख देते हैं? हम लिख देते हैं कि जो P इस बिंदु पर A यानी P1 है और इस बिंदु पर जो P2 है, इनका जो मध्य दाबांतर है वो किसके बराबर है? ρg x1 माइनस ρg x2। उसी को हम यहां से ρg h लिख देते हैं। और फिर यहां से P1 माइनस P2 यानी ρg h किसके बराबर आ जाता है? हाफ रॉ V2 स्क्वायर माइनस V1। सही बात, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा तो सेम है ना। दाब द्वारा किया गया कार्य ही किस में परिवर्तित हो जाएगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। और दाब ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य डेल्टा पी, और डेल्टा पी फिलहाल किसके बराबर? रॉ जी एच। और वो किस में चला गया? गतिज ऊर्जा में। रॉ से ये 2 उधर चला जाएगा तो 2GH बराबर V2 स्क्वायर माइनस। और इन्हीं दोनों, एक तो समीकरण नंबर 2 ये, और समीकरण नंबर 1 क्या लिखूंगा बेटा? A1V1 बराबर, इन्हीं दोनों को सॉल्व करके हमने यहां से V1 और V2 के फॉर्मूले निकाले थे। क्या था V1 का फॉर्मूला? ऊपर अंडर रूट, यहां नीचे A1 स्क्वायर माइनस, और चूंकि वेग और क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती तो यहां V1 तो यहां और अंडर रूट में सेम। इस तरीके से मुझे याद रखने में भी आसानी लगती है। सवाल लिखते हैं। वेंचुरी मीटर में
वेंचुरी मीटर में जुड़ी हुई दो ऊर्ध्वाधर नलिकाओं वेंचुरी मीटर में जुड़ी हुई दो ऊर्ध्वाधर नलिकाओं में पाठ्यांकों का अंतर, पाठ्यांकों का अंतर 5.1 mm है, 5.1 मिलीमीटर है। क्या है ये? एच। आगे लिखते हैं। नैरो को एग्जैक्टली हिंदी में क्या कहते हैं? नैरो होता है सकरा या संकरा? सकरा। पंडित संस्कृत में बोल रहे हैं संतरा। कांजी का पौधा लगा रखा है क्या रूम पे? तो लिखो सकरे भाग, सकरे भाग पर का द्रव का वेग ज्ञात करो, द्रव का वेग ज्ञात करो यदि चौड़े भाग पर वेग, चौड़े जाओ ना यार, तुम भागो तो सही। जा पानी।
हाँ भाई, हमें पूछा क्या है उस सवाल में, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर आइडिया है ये चीज देखो। हमें दोनों उन ट्यूबों में जो द्रव का अंतर है वो दे रखा है h, मुझे v1 दे रखा है, और मुझे क्या निकालना है मात्र, बाकी सब तो पता ही है। पर मुझे ये भी ध्यान रखना है कि जो चीजें हैं वो मैं सेंटीमीटर वाली इकाई में रखूं तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा कि जो h है वो किस में है, में। कितना mm? 5.1 mm। इसको सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, बटे 10। ठीक है, तो हम लिख देते हैं वहां से, तो हम लिख देते हैं यहां पर कि 2 जी की वैल्यू क्या रखूंगा बेटा, अगर मैं सेंटीमीटर में रख रहा हूं, सीजीएस में जी की वैल्यू कितनी होती है, 980। 980। सुनिएगा, अगर हम जी का मान 9.8 रखते हैं तो सीजीएस में जी का मान 980 हो जाता है। यदि हम जी का मान 10 मानते हैं तो वहां पर मान 1000 हो जाएगा सीजीएस में। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन में साथ में लिख लेना, जी को 10 इस्तेमाल करना है ना, उस सवाल में जी का मान 10 लिख लीजिएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड लिखना। तो 10 मीटर पर सेकंड है तो सेंटीमीटर में 1000 लिख दूंगा, तो 2 हो गया, जी हो गया, और एच को क्या लिख दूंगा, 5.1/10 बराबर mgh बराबर। V2 मुझे पता करना है, तो V2 स्क्वायर, और V1 कितना है, 2, 2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करने के लिए पहले तो मैं क्या करूं, 0 से 0 उड़ा दूं, और ये 100 गुणा 5.1 गुणा 2 कितना होता है बेटा, 10.2 बराबर V2 स्क्वायर माइनस 4। 10.2 को 100 से गुणा करेंगे तो 1020 और प्लस 4 बराबर V2 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 1024 बराबर V2 स्क्वायर, और V2 बराबर इसका अंडर, और ये हो जाएगा 32 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड। आप सब लोग एक काम और कर लेंगे ऐसे ही, सजेशन, 2 की घात 1 कितना होता है, 2 की घात 2 कितना होता है, 2 की घात 3 कितना होता है, 2 की घात 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये मान आप घर पे याद करेंगे। क्या बोल रहे हैं, तो बढ़िया बात है ना, याद है तो क्या करें, आरती उतारे तेरी। ठीक है, सिंपल मान रहेंगे, आसानी से याद भी हो जाएंगे, एक बार लिखने की देर है, लिखना तसल्ली से। चलिए, तो एक सवाल और मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको सॉल्व करें तुरंत।
होगा भैया। बेटे आपसे क्या पूछा है, बिंदु ए पर प्रवाह का वेग क्या कहते हैं इसे, v1। दिया क्या क्या है, ए पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और a2। अब a1 a2 की मदद से v1 v2 निकालने के लिए फॉर्मूला हमने लिखा था। तो फिलहाल मुझे v1 निकालना है, तो v1 का फॉर्मूला क्या आया था, a2 √2gh अपॉन a2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर। हाँ के ना। बस मुझे क्या नहीं पता, h। पर मैं h भी जानता हूं। मैंने कहा था कि दो बिंदु a और b के मध्य जो दाबांतर है वो मुझे ट्यूब की ऊंचाइयों में अंतर से पता लग जाता है। यानी अगर दाबांतर पता है तो मैं उस ट्यूब के मध्य ऊंचाई का अंतर बता सकता हूं। दाबांतर कितना है, 2 ATM का मतलब क्या होता है, 2 × 10 की घात रॉ। मुझे लिखना पड़ेगा, पानी है, पानी। तो मैं यहां पर जैसे ही पानी लिखूंगा 10 की घात 3 और जी 10 की घात 4, तो यहां से ये हो जाएगा 10 की घात 4 इंटू एच। तो एच का मान कितना आ जाएगा, 20 मीटर। और एच का मान जैसे यहां 20 आता है, ए टू का मान 6 √2 × 10 × 20 ये कितना हो जाएगा, √64। सब सॉल्व हो जाएगा। फिर जैसे ये हो जाता है, इसके बाद दूसरी चीज हमने क्या पूछी बेटा, प्रवाह की दर dv/dt। और ये क्या होता है, प्रवाह की दर av। अरे बर्नौली समीकरण में हमारा अंतिम कंक्लूजन यही होता था, जितना आएगा उतना जाएगा। जो आने वाली प्रवाह की दर है वो जाने वाली प्रवाह की दर भी होगी, जो आने वाला द्रव्यमान है वो जाने वाला द्रव्यमान भी होगा। इसी प्रवाह की दर को अगर आप द्रव्यमान के रूप में लिखते हैं तो क्या लिख देंगे, रो ए वी बराबर रो ए वी। यानी रो 1 ये हो जाएगा ऐसा। रो तो क्या होता है, सेम। तो हम यहां से प्रवाह की दर का मतलब क्या कहते हैं, ए इंटू वी। तो अब अपने को पता है हम किस बिंदु पर प्रवाह की दर की बात कर रहे हैं, ए पर। और ए पर वेग कितना आया है, ये कितना आया बेटा सॉल्व करके, 15। और इस ए पर क्षेत्रफल कितना है, 10। तो कितना हो जाएगा, 150। इधर एक बात वापस से आप तरीके से लिख लेना, प्रवाह की दर
dv बाई dt, dv v क्या है यहाँ? आयतन। आयतन, इसको वेग मत समझ लेना, dv बाई dt वेग समझ लिया तो त्वरण हो जाएगा। आयतन यानी प्रति सेकंड प्रवाहित आयतन, और प्रति सेकंड प्रवाहित आयतन ही हम सांतत्य समीकरण में क्या लिखते हैं? एवी। तो वही एवी मुझे बताना है। वेग निकाल लिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमारा काम हो गया। ऐसे सवाल है ईएलटी में काफी सारे। तो आपको कॉन्फिडेंटली जब भी प्रवाह की दर या प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव का आयतन, अगर ये सब पूछा जाता है तो आपको क्या बताना है? ए गुणा वी। हाँ बेटा, चलिए अब आ जाते हैं अपन यहां पर स्पीड ऑफ इफ्लक्स, और ऐसे बहुत सारे सवाल अपने को देखने को मिलते हैं। अच्छी सी वैरायटी रहती है, प्यारे सारे सवाल रहते हैं, क्या बातें हम जानना चाहते हैं आ जाते हैं। टारगेट क्या है सब लोग सुनेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताना है, बेटा लिख लेना बाद में। हेलो, सबसे पहले तो यहां पर जब भी किसी पात्र में हम पानी या कोई भी द्रव, कोई भी तरल पदार्थ भर देंगे, द्रव बोलेंगे, कोई भी द्रव भर देंगे और उसमें यहां पर कहीं पर छेद कर देंगे, तो निश्चित तौर पर वो यहां से बहकर बाहर निकल रहा होगा किसी वेग से। एक धारा प्रवाह वहां अपने को दिखाई पड़ने लगेगा। तो सबसे पहली चीज मुझे बतानी है कि इस धारा प्रवाह का जो वेग है, ये वेग v कितना है, नंबर वन। दूसरा, दूसरी बात मुझे यहां पर ये बतानी है कि इस धारा प्रवाह के अनुसार जो यहां से ये इस तरीके का एक फंवारा सा बना है, एक धारा जो बनी है, ये धारा यहां से जमीन पर जब गिरेगी तो इस किनारे से कितना दूर गिरेगी, इसे हम कहते हैं परास। एक प्रक्षेप गति जैसा नजर आ रहा है ये लिक्विड, और इस प्रक्षेप गति जैसे लिक्विड के प्रवाहित होने में इस बिंदु से जहां से ये निकल रहा है वहां से धरातल तक टकराने का जो दूरी होगा उसे हम रेंज कहते हैं। ये हम बात करेंगे। पहला क्या? वेलोसिटी। दूसरा क्या? रेंज। और तीसरी बात कि रेंज अधिकतम हो इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए। तो सबसे पहले अपन वेलोसिटी को पकड़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा सब। एक बार ध्यान से सब पूरी बात सुनेंगे, आपको कहीं कोई डाउट नहीं आएगा, पूर्णतया फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट बनेगा। सुने, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ने देंगे, सुने बस आप। तो हमने यहां पर कहा कि जब इस प्रकार से किसी पात्र में भरे हुए द्रव को हम छेद करके वहां से बाहर प्रवाहित करते हैं, तो अगर इस द्रव में मैं सोचूं कि यहां ऐसा आभास होगा, ऐसा लगेगा और ऐसा होगा भी कि यहां द्रव बाहर बहने से ये तल किधर आएगा? और मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी जानकारी है कि यहां पर ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बहुत छोटा है और यहां अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। इसकी तुलना में ये बहुत बड़ा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले तो मैं यहां वेग v और यहां इस वेग v1, यहां बाहर दाब कितना होगा? p0। यहां इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या मान लू? a1। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या ले लू? a। इसका वेग क्या ले लू? v। और यहां बिल्कुल बाहर, इस छेद के जस्ट बाहर दाब क्या है? p0। पात्र के अंदर जो भी दाब रहा होगा उसको आप लिख सकते p0 प्लस रॉ जी एच। पर जैसे ही लिक्विड बाहर आ गया, दाब रिलीज हुआ कि नहीं? दाब रिलीज होते ही बाहर वातावरण में वायुमंडलीय दाब 1 atm यानी p0 ही मिलेगा। ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपसे कहता हूं कि यहां के वेग और क्षेत्रफल और यहां के वेग और क्षेत्रफल को रिलेट करने के लिए क्या मैं इस जगह और इस जगह बर्नौली सॉरी सांतत्य समीकरण लगा सकता हूं? तो हम लिख देंगे सांतत्य समीकरण। और सांतत्य समीकरण क्या कहती है? v1 a1 बराबर v गुणा a। और अगर मैं v1 लिखना चाहता हूं तो मैं v1 लिखूंगा छोटा a बटे बड़ा a गुणा v। और मैंने क्या कहा कि ये a इस वाले a की तुलना में बहुत छोटा है। जब ये a इस वाले इसकी तुलना में, मान लो इसका क्षेत्रफल कुछ है बहुत बड़ा और ये छेद उसके तुलना में बहुत छोटा, माइनर सा छेद अपन ने बारीक सा छेद किया है, तो ये भिन्न क्या होगा? बहुत छोटा। यानी जो यहां से v1 का मान आएगा वो क्या आएगा? लगभग नगण्य। इसको यूं समझो, इसको यूं समझो, एक टंकी है,
टंकी जुड़ी हुई है, एक नल है, या वही टंकी में अपन ने नल लगा दिया, टंकी के नल को खोल दिया, टंकी के नल से पानी बहने लगा। तो आप जानते हैं टंकी अगर बड़ी सारी है, हम मान रहे हैं कि ये चौड़ाई बहुत ज्यादा, यानी टंकी अगर बड़ी सारी है और एक नल के खोलने से ऐसा तो है नहीं टंकी यूं खाली होती नजर आएगी, टंकी ऐसे खाली होती नजर आएगी कि अपने को पता भी नहीं लगेगा, आधे एक घंटे में कहीं वो खत्म हो जाएगी। तो यानी ये मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि V1 वेग हमें लगभग नगण्य नजर आएगा। ठीक है, चलिए अब यहां से हम आ जाते हैं, ये हटा दूं ना इधर वाला, ये हमने पीछे कॉपी किया हुआ है क्या? नहीं। तो यहां से हम बात पर आ जाते हैं, अब अपन इस्तेमाल करेंगे बेटा किसका? बर्नौली समीकरण का। बर्नौली प्रमेय। तो हम यहां पर क्या बात करेंगे बर्नौली प्रमेय के अनुसार? बर्नौली प्रमेय भी मैं किन दो बिंदुओं पर लगाऊंगा, एक वहां और एक यहां। वहां वहां दाब बोलो, वहां वेग बोलो, इस तल को जहां मैंने ये डैश डैश बनाया है, इस तल को मैं h बराबर 0 यानी अपना क्या मान रहा हूं? एक रेफरेंस। तो वहां रोजी बड़ा एच। इस इफ्लक्स, इफ्लक्स मतलब जो छेद हमने किया है, जो प्रवाह यहां हो रहा है, वहां आ जाओ, वहां दाब, वहां वेग हाफ, ये वही वी है जो हम जानना चाहते हैं। और स्थिति ऊर्जा रोजी, रोजी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कैपिटल एच ये है, मुझे कहां से चाहिए? यहां से, तो मैं इसे लिख सकता हूं एच माइनस एच, पी नॉट से पी नॉट, इधर क्या बचा? रॉ जी एच बराबर, इधर क्या बचा? हाफ रॉ वी स्क्वायर प्लस रॉ जी एच माइनस रॉ जी। इसको उधर ले जाओ, रॉ से रॉ, तो वी स्क्वायर बराबर, वी बराबर, बात समझ आई यहां तक की? सुनिएगा, बात को सुनिएगा, समझिएगा। हम यहां पर क्या जानते हैं बेटे, कि जब भी किसी प्रक्षेप गति की हम बात करते हैं, प्रोजेक्टाइल, तो होता क्या है प्रोजेक्टाइल में? प्रोजेक्टाइल में यहां एक बिल्डिंग होती है, इस बिल्डिंग से किसी बॉल को क्षैतिज वेग से फेंका जाता है। अभी फिलहाल परिस्थिति क्या है? अभी फिलहाल परिस्थिति यह है कि क्षैतिज वेग इतना होगा कि छेद कहां है, और छेद के ऊपर पानी का तल कितना ऊंचाई पर है, और वो √2g, और इस छेद और इस पानी के तल की जो ऊंचाई है वो h, यानी उस छेद के जितना ऊंचाई पर पानी होगा, छेद से वेग ज्यादा, कम, और कम, यानी उस बनाए गए फ्लक्स से, उस बनाए गए फ्लक्स में कितना तेजी से वेग प्रवाहित होगा, इसके लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बस ये देखना है उस छेद के ये ऊंचाई, कितना पानी का तल ऊंचाई पर है। याद रहेगी? पहली चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि ये याद रखना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, समझ पा रहे हैं? वेग किसी और दूसरी चीज पर निर्भर, सिर्फ और सिर्फ जहां छेद किया है वहां से, सही बात है। यानी इस वेग के बारे में, ये वेग कितना होगा ये मैं आपसे कह चुका हूं कि जहां पर ये छेद किया गया है इसके ऊपर कितना द्रव है, उससे ये वाला वेग निकाल लेंगे, और इसी वेग को मैं इससे रिलेट कर रहा हूं। जैसे ये झरना, ये प्रवाह यहां गिरेगा, वैसे ये बॉल यहां गिरती है कि नहीं गिरती है?
अब हम रेंज वगैरह की बात करने के लिए इसका सहारा लेना चाहते हैं। तो आप यहां से कह सकते हैं कि ये कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं प्रक्षेप गति में क्षैतिज दिशा में वेग परिवर्तित। तो इसको मैं जानबूझकर यहां क्या लिख सकता हूं, √2g, और ऊपर वाली हाइट को मैंने h लिखा है, लिख दूं। चलिए, अब आप ये भी जानते हैं कि ये ऊंचाई कितनी है। यहां ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग कितना है, प्रारंभिक। नीचे क्यों आता है, क्योंकि लगातार यहां नीचे क्या लगती है, ग्रेविटी। इस ग्रेविटी के कारण इसको धरातल तक आने में, यानी ऊर्ध्वाधर इतना चलने में समय जो लगता है वो लगता है √2h/g, h की जगह। क्या ऐसा होता है? फिर हम यहां पर क्या कहते हैं कि यदि मैं यहां से यहां तक की रेंज परास निकालना चाहता हूं तो रेंज होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गुणा समय। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो भी है गुणा समय, समय यहां पर जो भी, तो मैंने लिख भी दिया। √2g/h, √2, जी से जी कैंसिल, 2 और 2 बाहर, और यहां पर क्या बचा, √h और √h-h। जहां बात क्या आती है, जहां बात आती है तीसरी, रेंज मैक्सिमम, कि जो ये परास है मुझे चाहिए मैक्सिमम। और इस परास के मैक्सिमाइज होने के लिए, चूंकि ये परास क्या है, क्षैतिज वेग गुणा, तो परास उस जगह पर मैक्सिमम होगी जहां इस क्षैतिज वेग का और समय का गुणनफल मैक्सिमम होगा। और जब आपने दोनों को गुणा किया तो कुछ ये राशि आ रही है। जब अंडर रूट के अंदर दो इस प्रकार की राशियां आती है जिनका सम कांस्टेंट होता है, योग का मतलब यहां पर क्या है कि जैसे a प्लस b दो राशियां हैं जिनका योग यहां पर कांस्टेंट है, कितना, c, और आप a और b का अधिकतम वहां से गुणनफल ज्ञात करना चाहते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन की ईएलपी और उसका एक सवाल जाके देख लेना। डिफरेंशिएशन की 2 ईएलपी थी, उनमें से ये दूसरे वाली ईएलपी में आपको आखिरी के 2 या 3 सवालों में मिल जाएगा। चेक कर ले, 11वां तो नहीं है, देख ले, है ना। तो बात कर लेते हैं। तो यहां पर हमने क्या सीखा था, ये मुद्दा में ले आता हूं, क्या सीखा था ये मुद्दा में ले आता हूं। मैंने कहा था वहां पर सवाल हमने किए थे कि इन सवालों को हम मैक्सिमा मिनिमा से भी सॉल्व करते हैं, कि किसी संख्या का अधिकतम मान निकालना है, मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। मैंने एक आसान ट्रिक आपको बताई थी। मैंने कहा था कि चूंकि उन दोनों संख्याओं का योग क्या है, कांस्टेंट, और जब आप उनका गुणनफल अधिकतम ज्ञात करना चाहते हैं तो उन दोनों संख्याओं को आधा आधा बांट देंगे, यानी ए को भी क्या ले लेंगे, बी को भी क्या ले लेंगे, तो इनके गुणनफल का मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा, c²/, एग्जैक्ट वही काम आप ध्यान से देखो। h और h-h का योग कितना है, h, अबे गधेड़ो, इसको और इसको जोड़ो ना, कितना आया। और h ऊंचाई जो है क्या वो नियत है, कुल ऊंचाई तो नियत है ना। एक तो आप इसको जोड़ रहे हो और एक आप इसको जोड़ रहे हो, और दोनों का योग क्या है, h, कांस्टेंट। और आप चाहते हैं इसका और इसका गुणनफल क्या हो, मैक्सिमम। तो आपका काम क्या होगा, ये भी आधा, ये भी, यानी ये भी h/2, ये भी h/2। तो यहां से जैसे ही मैं मैक्सिमम रेंज की बात करता हूं, आर मैक्स की बात करता हूं, मैं अपने आप दो को तो वहीं रहने दूंगा, यहां क्या लिख दूंगा, h/2, यहां भी क्या लिख दूंगा, h/2। यानी कुल मिलाकर मैंने क्या कहा कि मैक्सिमम रेंज के लिए h का मान क्या हो जाना चाहिए, और ऐसा होने पर रेंज कितनी आ जाएगी, दो बाहर, h/2 बाहर आके दो से दो काट देना, h आ जाएगी।
वापस से अपन मुद्दों पर आ जाते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि यहां पर स्पीड ऑफ इफ्लक्स किस पर निर्भर कर रहा है? जहां छेद किया है उसके ऊपर कितना पानी है, पहली बात। दूसरी चीज, जब मैं यहां पर रेंज की बात कर रहा हूं, तो रेंज आर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है क्षैतिज दिशा में कितना वेग है गुणा समय कितना है। और क्षैतिज दिशा में जो वेग है वो कितना आया है? √2g/h। समय जो लग रहा है वो कितना आया है? 2h-h/g, जिसका वैल्यू कितना आया है? 2√h गुणा h-h। फिर हमने यहां से क्या कहा कि रेंज मैक्सिमम अगर मुझे चाहिए तो रेंज मैक्सिमम हमें क्या मिली? ऐसा लिख देता हूं। अब एक और चीज यहां पर आती है, वो ये आती है कि जब यहां से ये प्रवाह, ये धारा यहां जमीन पर टकराएगी, तो जमीन पर टकराते समय उसकी चाल क्या होगी? चाल यानी कुल वेग। तो क्षैतिज वेग और ऊर्ध्वाधर वेग होगा कि नहीं होगा? ऊर्ध्वाधर वेग, अरे लाला, यहां से जब यहां गिरेगा तो ऊर्ध्वाधर दिशा में इस ऊंचाई के कारण ये कितना वेग भी प्राप्त कर लेगा? √2g। और ये वाली ऊंचाई h-h। क्षैतिज दिशा में जो वेग प्राप्त किया था उसका जिम्मेदार कौन था? ऊपर भरा हुआ पानी। पर जब ऊर्ध्वाधर दिशा में ये वेग प्राप्त करेगा तो यहां से गुरुत्व के कारण ये इतना वेग यहां प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो आप फिलहाल ये लिखें पूरा। क्या कह रहा है बेटा? जल्दी से लिखें। चले।
लिख लिया। बढ़ा दो आगे। जो पिछले में लिखा हुआ है वो दोबारा मत लिखना, बस कुछ कुछ चीजें जो चित्र वगैरह बना लेना। ये ए बी मैक्सिमम वाला आप कॉन्सेप्ट भी लिख लेना ताकि याद रह जाए। चले। बेटे यहाँ पर एक चीज और साथ में हमें देखनी है कि हमने सीखा है कि जब रॉकेट से पीछे गैसें तेजी से निकलती थी तो रॉकेट पर इस पात्र में भी जहां छेद किया है, इस छेद में पीछे तेजी से द्रव प्रवाहित हो रहा है, तो इस पात्र पर आगे बल लगेगा। किसके अनुसार? न्यूटन थर्ड लॉ। और उस थर्ड लॉ के थ्रू फोर्स की वैल्यू क्या होगी? वी डीएम बाय, और आप सब जानते हैं डीएम बाई डी टी क्या होता है? रॉ ए वी। ए क्या है? है ना? तो क्या हो जाएगा? रॉ ए बी स्क्वायर।
इसमें सवाल क्या है, गौर से देखिएगा, थोड़ा सा परिवर्तन, और इन परिवर्तनों को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या है कि अभी एक पात्र रखा है जिसमें पानी जो भरा है वो कितनी गहराई तक भरा है, 9, और वो कितनी ऊंचाई की टेबल पे है। और यहां पर अब मैं चाहता हूं कि इस पात्र में कुछ ऐसी जगह पर छेद किया जाए जिससे निकलने वाले पानी की रेंज क्या हो, मैक्सिमम रेंज क्या हो। तो एक तो बताना है कि कितनी गहराई पर छेद करना है एच, और रेंज मैक्सिमम कितनी होगी ये बताना है। सॉल्व करें। कैसे ऐसी गणित कैसे लगाई, बता तो सही। अरे ले ले यार, कैसे क्या किया, कुछ तो सोचा होगा, बोलना। कितना होगा, 7। क्योंकि मुझे पता है कि रेंज मैक्सिमम होने के लिए, क्योंकि रेंज होता क्या है, क्षैतिज वेग और समय का गुणन। और जब दो संख्याओं का गुणन मैं करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो दोनों गुणा होकर क्या दें, अधिकतम मान प्रदान करें, उसके लिए हमने क्या सीखा कि जहां भी छेद करूं, ये ऊपर वाली ऊंचाई और नीचे वाली गहराई क्या होनी चाहिए, सेम। नीचे वाली गहराई अधिकतम होने से क्या होगा, समय ज्यादा। ऊपर वाली ऊंचाई अधिकतम होने से क्या होगा, वेग ज्यादा। और ऑप्टिमम वैल्यू हमने क्या सीख ली थी, दोनों को बराबर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कुल ऊंचाई तो क्या है, नियत, कितनी, 14। तो हमने क्या कहा कि यहां पर ये और ये अगर कुल मिलाकर 14 के बराबर है, तो एच का मान कितना हो जाना चाहिए, 14/2। कोई दुख नहीं है ना। इसमें एक बार ये भी चेक कर लेना बेटा कि पात्र इतना बड़ा है कि नहीं है कि वहां पर 7 मीटर की गहराई पर छेद कर सके। पात्र कुल गहराई कितनी है, छेद कहाँ करना है, संभव है, हो जाएगा। उल्टा कर दो, मान लो ये ऊंचाई 5 कर दो, ये 9 कर दो, मतलब ये 9 कर दो, ये 5 कर दो। तो अब 9 और 5 के हिसाब से तो आधा करोगे तो सेम कितना आएगा, 7। और पात्र कितना गहरा है, अब पात्र 5 मीटर गहरा है, तो वहां 7 मीटर गहराई पे छेद कैसे करोगे, है? कोई बता सकता है फिर वहां क्या करेंगे। बिल्कुल नीचे छेद करेंगे। यानी अगर पात्र उतना सफिशियंट नहीं है कि आप उसके मध्य बिंदु तक आ सके, तो आप वहां तक आइए जहां तक आ सकते हो, बिल्कुल नीचे, यहां छेद करेंगे। चलो छोड़ो, बाहर ध्यान दो, मुद्दे पर आ जाते। रेंज निकालनी है बेटा, तो हमने क्या सीखा, बाहर 2, एच यानी ऊपर की ऊंचाई 7, नीचे की ऊंचाई भी 7, और 7 बाहर आके 7 × 2 14, तो रेंज आ जाएगी 14 मीटर।
चलिए कुछ सामान्य सवालों पर आ जाते हैं और इन क्वेश्चंस में बात कर लेते हैं। एक पात्र लिया है, इस पात्र में भरे हुए पानी, इसमें पानी है और भरे हुए पानी की जो गहराई है वो है h। यहां निम्नतम बिंदु पर जो दाब उत्पन्न करा दिया गया है वो हो गया 3 ATM। तो निम्नतम बिंदु के यहां एक छेद करके यहां से पानी जब हम बाहर फ्लो करवाएंगे तो उस फ्लो की रफ्तार कितनी होगी, ये हमें बताना है। ये वाला हटा दो बेटा, अरे बोलो। ये वाला, अपने को क्या पता करना है, उस पात्र के निम्नतम बिंदु पर किए गए छेद में से प्रवाहित द्रव का वेग ही। और उस द्रव का वेग एक ही बात पर निर्भर कर रहा है, बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं, किस चीज पर निर्भर कर रहा है कि उसके
ऊपर ये ऊंचाई h कितनी है, क्योंकि इसी ऊंचाई h के अनुसार हम इस वेग को क्या लिखते हैं, अंडर रूट। इस ऊंचाई h को ज्ञात करने का, डायरेक्ट कोई वैल्यू दे नहीं रखी, कैसे पता लगेगी, तो हमें क्या बोला है कि यहां नीचे नीचे वाले बिंदु पर दाब, यहां वाले बिंदु पर दाब होता है ना बेटा, यहां से यहां दाबांतर, और वो दाबांतर किसके कारण आया होगा, रोजी एच के कारण। तो मैं लिख सकता हूं 2 ATM बराबर रोजी एच। रॉ और जी की वैल्यू 10⁴, तो काटेंगे एच का मान कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तो मैं यहां से अगर वेग लिखना चाहता हूं तो 2 × G × H, 20 मीटर पर सेकेंड। किसमें, दूसरे में, खुद ही पूछता है, खुद ही डिसाइड करता है। इस दूसरे वाले सवाल में देखो बेटा, यहां पर बर्नौली हम लगा रहे हैं किसी प्रवाहित होते द्रव में। सुनना बात, और प्रवाहित होते द्रव में बर्नौली लगाऊंगा तो एक तो मैं यहां पर ठीक बाहर जहां v वेग है, एक तो इस बिंदु की बात करूंगा और एक इस बिंदु की बात करूंगा, आके ना, गलत, अंदर वाले की, एक इस बिंदु की बात होगी और एक ठीक यहां वाले किसी बिंदु की बात होगी। बाहर द्रव है क्या, तो द्रव द्रव में लगेगा ना बर्नौली, यहां और यहां बात होगी। और हम ये बात पहले ही सीख चुके हैं कि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तुलनात्मक रूप से इतना कम है कि यहां पर हमें इसका वेग नगण्य नजर आएगा। तो मैं इस बिंदु पर बर्नौली इक्वेशन लिखना चाहता हूं, तो इस बिंदु पर जो दाब होगा वो कितना होगा, बोलो, 0। बेटा इस बिंदु पर जो दाब होगा ना, वो दाब आरोपित करने वाली दो सामग्रियां मौजूद है, पहली ये पिस्टन और ये वस्तु, और साथ में वायुमंडल, आके ना। यानी इस बिंदु पर दाब को क्या लिखा जाएगा, P0 प्लस इसके कारण दाब को क्या लिखा जाएगा, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। और बल कितना है, 45 और 5 50 किलो और 500 न्यूटन, तो बल बटे क्षेत्रफल। क्या ये कुल दाब होगा कि नहीं, जिस बिंदु को मैंने हाईलाइट किया है, क्या वहां पर आरोपित कुल दाब होगा या नहीं। ये पिस्टन, ये ब्लॉक नहीं होता तो आप और हम सिर्फ क्या लिखते, P0। समझ में आई बात, ये P0 का काम हो गया। आगे बढ़ेंगे, वेग वाला हिस्सा 0 और ऊंचाई वाला हिस्सा रोजी 7। सही, बढ़िया। आगे क्या लिखूंगा, खड़ा हो बता, बराबर। अब यहां लिख रहा है मुझे, जब पानी बाहर निकल चुका है, दाब P0 ही होगा, क्योंकि हम इस पानी को निकालकर कहां आ चुके हैं, बाह्य वायुमंडल के संपर्क में आ चुके हैं। P0 प्लस हाफ, क्यों, क्योंकि वेग मुझे पता करना है, तो हाफ रो वी स्क्वायर प्लस है 6। सही, क्योंकि हम हमेशा इस निचले तल को h बराबर 0 मानकर बात की है। इसको तभी तो रोजी 7 लिखा है, तो इसको रोजी 1 लिखेंगे। P0 से P0 यहां क्या बचा, 500। ये रोजी 7 और रोजी 1 क्या बचेगा, रोजी 6 बराबर हाफ रो वी। रो वगैरह आपने क्या लिखा है इसमें, पानी ना, हाँ ठीक है।
जब तक नहीं कहा जाए तब तक, मतलब वैसे कहा जाएगा और अपन बार बार भूल जा रहे हैं। मैंने वहां तो लिख दिया था पानी। अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो रॉजी, रॉजी वैल्यू मतलब रो से रो काट देंगे। एक बार देख लेते हैं तो इससे क्या है कुछ। चलो ठीक है, जो जैसा है वैसा रहने देते हैं। यहां पर हम इसे 500 प्लस 6, 1 2 3 4, ये 1000/2, 500 v²। अब 500 में से 500 घटा दू, पूरी समीकरण को 500 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 1, यहाँ 500 से डिवाइड करेंगे तो 120 बराबर v²। तो v² बराबर 121, तो v बराबर 11। क्या उधर वाले सवाल को देखो, v1 v2 को तुरंत। चलो आप कर लेना इसको घर पे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी सी बातें बची है, आप लिखेंगे, एक हेडिंग के फॉर्म में लिख लो। तरल गतिकी के अनुप्रयोग। तरल गतिकी बोल सकते हो या बर्नौली के अनुप्रयोग बोल सकते हो। तरल गतिकी के अनुप्रयोग लिख लो, ब्रैकेट में आप लिख लेना बर्नौली के अनुप्रयोग। चलिए, तो इन सब चीजों को लिखना थोड़ा सा हमारे लिए कठिन सा रहेगा, तो अपन एक काम करते हैं, आप पेज नंबर 260 पर आ जाइए सब, है ना। पेज नंबर 260 पर आ जाइए, और जिस सीक्वेंस में मैं उनको बताता जाऊंगा, जिस सीक्वेंस में मैं बताता जाऊंगा, आप वहां पर अंडरलाइन हाईलाइट जो भी करना चाहें वो करते जाना। सबसे पहली हम बात करते हैं कि घरों पर बनी हुई झोपड़ियां जो उड़ जाती है आंधियों के समय पे, उसका कारण क्या होता है। तो इस तरीके से, और ये यहाँ पर टिन शेड है, और इनके उड़ने का कारण क्या है, कोई लिखा हुआ है उसमें कहीं पे, है ना।
वो सीक्वेंसिंग देख लेना, सब चीजें वहां पर लिखी हुई है। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है समझिएगा, सब कुछ किसका खेल है पहले तो दिमाग में ये सेट करो, किसका खेल है सब कुछ? बर्नौली का। सब कुछ किसका खेल है? बर्नौली का। और यहाँ पर होता क्या है कि जैसे सामान्य तौर पर घरों में खिड़कियां दरवाजे सब होते हैं, यहाँ पर अंदर कितना दाब होता है? और यहाँ पर क्या होता है कि ऊपर जब आंधियां चलती है तो ऊपर तेजी से हवाएं निकलती है, यानी यहाँ पर ऊपर प्रवाहित इस वायु का वेग, घरों के अंदर अगर वायु नहीं घुसने दी जाएगी तो यहाँ पर वेग जीरो। सीधी सी बात है, आंधी आती है तो जनरली खिड़की दरवाजे बंद कर दिए ताकि धूल मिट्टी ना घुस जाए। तो हंसते क्या हो तुम, क्या खोल देते हो क्या? खिड़की खोल दो मम्मी, आंधी आई है, वाह ठंडी ठंडी, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, हम बात कर रहे हैं दो पॉइंट्स, झोपड़ी के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे, इन दोनों के बीच में जो ऊंचाई का अंतर है वो क्या है? नगण्य। बहुत क्लोज पॉइंट्स हम ले लेते हैं। तो अगर ऊंचाई में अंतर नगण्य में ले रहा हूं तो अब ऊर्जाएं कौन कौन सी बची? दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो मैं क्या लिखता हूं? दाब ऊर्जा को P और गतिज ऊर्जा को हाफ रॉ V स्क्वायर। और ये क्या होना चाहिए? हाँ क्या ना। यहाँ क्या होगा, ऊपर क्या तेजी से हवाएं चली, तेजी से हवाएं चलने के कारण V अधिक और वहां दाब, यानी यहाँ ऊपर दाब क्या हो गया? कम। और नीचे दाब क्या है? ज्यादा। अब जो टिन ऐसे हैं इस पर ऊपर दाब कम है, यहां से दाब ज्यादा है, तो ऊपर से लग रहा दाब इसको यूं दबाएगा ना, और नीचे से लग रहा दाब, मान ले ऊपर वाला दाब यहाँ पर P1 है और नीचे से लगाया गया दाब P2 है, या P2 मान लो या P0, चलो P2। तो हमने क्या सीखा इस परिस्थिति से? इस टिन पर ऊपर दाब, ऊपर से दाब, नीचे से दाब, तो कुल दाब ऊपर की ओर, या इसको एरिया से गुणा कर दो तो कुछ ऐसा लिख सकता हूं। तो यहां पर कुल बल ऊपर की तरफ, कुल बल जो ऊपर की तरफ होगा वो P2 माइनस P2A माइनस P1A, किस तरफ? ऊपर की तरफ। तो टिन ऊपर उड़ जाएंगे। ठीक है, किसी को लिखना हो तो वो लिख सकता है जल्दी पर। दूसरा, ये है दूसरा एप्लीकेशन, वायुयान के पंख जो यहाँ पर अपनी पंखुड़ियां हम बात करते हैं इस तरीके से, तो इनको कुछ ऐसे इंक्लाइंड वहां पर रखते हैं। ठीक है, और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जब ये हवा को चीरते हुए इस तरीके से भागते हैं इधर, ठीक है, तो हवा इस पर यूं टकराती है, और हवा जब इसको, इसकी डायनेमिक्स को उस तरीके से डिजाइन किया जाता है, एरोप्लेन की डिजाइन इस तरीके से रखी जाती है कि यहाँ पर हवा जो ऊपरी सतह है, इस ऊपरी सतह पर इसको चीरती हवा का
वेग क्या हो, ज्यादा, और निचली सतह पर जो वेग हो वो क्या हो, कम। इस तरीके से डिजाइन करते हैं। तेजी से भाग तो लेगा वो खुद, क्योंकि रनवे पर जब भागेगा एक बार गति पकड़ेगा इस तरीके से, इसके एंगल वगैरह जो प्रॉपर डिजाइन सेटअप हो जाएगा, और एक बार जैसे ही ये ऊपर लग रहा दाब बल और नीचे लग रहा ये दाब बल, नीचे वाला दाब बल क्या हो जाएगा यहां पर, ज्यादा, क्योंकि यहां पर वेग क्या है, कम, और वेग कम दाब ज्यादा, दाब ज्यादा, तो ये एरोप्लेन अपने आप ऊपर की तरफ उठ जाएगा अपने आप, उतना पर्याप्त वेग हो जाने के साथ। और यहां पर भी सेम वही बात होगी, इसका अगर क्षेत्रफल ए है तो यहां पर जहां दाब कम वहां, सॉरी, जहां वेग कम वहां दाब, ऊपर से यहां पर दाब कम, तो कुल बल कितना लगेगा वो यहां पर अपन लिख चुके हैं। आप चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, P2 माइनस P1 गुणा ए, ऊपर की, यहां पर भी सेम ही कारण होता है वायुयानों के पंखों पर। और दूसरी बात करते हैं, एक होता है यहां पर बेटा, इसमें लिखा हुआ है मैग्नस प्रभाव। मैग्नस प्रभाव की क्या बात होती है, बढ़ा दो आगे, बहुत सब कुछ लिखा हुआ है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नस प्रभाव की यहां पर क्या बात होती है बेटा, इस तरीके से बॉल है और ये यहां वी वेग से फेंकी गई है, और इस वी वेग से फेंकी गई बॉल को इस तरीके से ओमेगा दे दिया, स्पिन ऐसे आगे की तरफ, और जब स्पिन इसको दे दी जाती है आगे की तरफ इस तरीके से, तो यहां ऊपरी सिरे पर यहां वेग क्या हो गया और यहां वेग क्या हो गया, हाँ कि ना, इस बॉल के साथ वायु की नजदीकी परतें भी इन्हीं वेगों से गति करेंगी बॉल के साथ, तो क्या हो जाएगा, यहां पर वेग क्या है, ज्यादा, अरे ऊपर की परतों पर वेग क्या है, तो ऊपर दाब और नीचे दाब, होगा कि नहीं होगा, अब नीचे दाब हुआ ज्यादा, तो इस गेंद पर कुल बल दाब के कारण, दाबांतर के कारण किधर लगेगा, तो अगर ये गेंद यहां से फेंकने पर यूं जाती थी, अगर मैग्नस प्रभाव नहीं होता और गेंद अगर ऐसे जाती, पर मैग्नस प्रभाव के कारण गेंद पर नीचे से लगाया गया कुल बल किधर लगा, हल्का ऊपर, तो एक गेंद हल्की ऊपर, सही बात, हाँ, इस तरीके से, मतलब ये इसका, इस मैग्नस प्रभाव के कारण वास्तविक पथ अपने को ऐसा नजर आए। इसी बॉल को अगर उल्टा स्विंग कर दिया जाए, रिवर्स फ्लिप करके फेंका जाए, तो बॉल, अरे नहीं, अगर ये ओमेगा ऐसे के बजाय ऐसे दे देंगे तो गेंद किधर दबेगी, नीचे, क्रिकेट में करते हैं लोग ऐसे, अगर रिवर्स फ्लिप करके कोई बॉलर उस बॉल को फेंकता है तो वो गेंद आने से थोड़ा पहले ही डिप हो जाती है, गेंद फेंकते टाइम तो ऐसे लगेगी जैसे फुल टॉस आएगी, और फुल टॉस बनने के बजाय पैरों में यॉर्कर बन जाती है वो, इस तरीके से इन टेक्निक का यूज किया जाता है, मैग्नस प्रभाव का यूज किया जाता है, समझ रहे बात को। इसके साथ बाकी कुछ कुछ पॉइंट्स यहां पर जो रहते हैं, एक एटोमाइजर वाली बात कर लेता हूं मैं, एटोमाइजर, एटोमाइजर में क्या होता है, मतलब वो स्प्रे वगैरह जो रहते हैं, स्प्रे वगैरह में इस तरीके से बॉटल है ना, यहां पर, अब क्या होगा बेटा, इसको यूं समझ लो कि यहां पर कोई एक अपना वो भोंपू सा लगा हुआ है, उस भोंपू को जैसे अपन तेजी से दबाएंगे तो यहां पर तेजी से ये गैस आगे भागेगी, यहां पर इस बिंदु पर गैस तेजी से आगे भागेगी, नीचे यहां पर अपना परफ्यूम भरा हुआ है, अब गैस जब तेजी से यहां आगे भागेगी तो गैस के तेजी से आगे भागने पर तेज वेग के कारण दाब, और दाब कम हो जाएगा, यहां दाब ज्यादा है तो ये किधर जाएगा, ऊपर, अपने आप इस नलिका में ये परफ्यूम कहां जाएगा, ऊपर, इधर से हवा फेंकी जा रही है, दाब यहां कम हो चुका है, दाब कम होने के कारण ये लिक्विड ऊपर राइज करेगा कि नहीं, ऊपर जैसे ही ये राइज करेगा, इधर से हवा आ रही है तो हवा के कारण वो हवा और लिक्विड क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे,
और हवा और लिक्विड मिक्स होके वो लिक्विड क्या होगा, छोटे छोटे दानों में परिवर्तित हो जाएगा, और वो दानों में परिवर्तित होके यहां पर एटम्स में बदल जाएगा, स्प्रे के फॉर्म में बन जाएगा। इसीलिए यहां पर इस एटोमाइजर का इस तरीके से यूज किया जाता है। एक और कि ट्रेन जा रही है, हम प्लेटफॉर्म पर यहां पर खड़े हैं, कोई भी आदमी है, और ट्रेन जब तेजी से जाती है तो ट्रेन की नजदीकी लेयर भी तेजी से जाती है, ट्रेन के नजदीक वाली हवा भी उसी तेजी से वहां पर जाती है, और कितनी तेजी से जाती है, दाब। अब देखो ट्रेन वहां पर जा रही है, ट्रेन इतनी तेजी से वहां से निकल रही है कि वहां पर दाब क्या हो गया, ड्रॉप। यहां पर दाब क्या है, ज्यादा। तो कोई व्यक्ति जो यहां खड़ा है उस पर पीछे से ट्रेन की तरफ बल लगेगा, ट्रेन की तरफ उस पर हल्का खिंचाव लगेगा। अगर वो बहुत क्लोज है और सावधानी नहीं बरती गई तो ट्रेन में घुस जाता है वो, ये होता है। इस तरीके की इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, आप और डिटेल में इसको देखना चाहें, यहां पर सारी लिखी हुई है, आप देखना। लगभग सब में कॉन्सेप्ट एक ही है कि जिस तल पर वेग कम है वहां दाब बढ़ जाएगा, और दाब बढ़ जाने के कारण उसके क्या प्रभाव होंगे, वो उस अधिक दाब की ओर खिंचती चली, सॉरी कम दाब की ओर वो वस्तु खिंचती चली जाएगी। तो इसमें देखना, इसमें पढ़ लेना। आप ईएलटी नंबर 4 कंप्लीट कर सकते हैं। अपन अगली क्लास में विस्कोसिटी, श्यानता शुरू करेंगे। थैंक यू।